नमस्कार। अच्छे दिनों का वादा करके नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई और अच्छे दिन लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के बाद अगर किसी पर है तो वो है पेट्रोलियम मंत्रालय। और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ आज मौजूद हैं एक खास मुलाकात के लिए। स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दशक के बाद किसी एमओएस को इतना बड़ा प्रभार दिया गया। लोग कह रहे हैं कि आपके अच्छे दिन तो आ गए, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? मैं देशवासियों के सामने आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने देश की जिम्मेवारी एक सक्षम व्यक्ति के हाथ में दिया है, भरोसा जताया। इस देश की जनता को मेरे नेतृत्व पे, मेरे नेता के नेतृत्व पे भरोसा है और मैं मानता हूं इस भरोसे के साथ हम देश की सेवा कर पाएंगे और देश की सामान्य लोगों की जिंदगी में राहत मिले, उनको कष्ट ना बढ़े, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। हम तमाम मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, सबका एक ही कहना है कि अभी तो 30 दिन ही हुए हैं, हमको अभी से टेस्ट करना मत शुरू कीजिए। लेकिन पिछले 1 महीने में जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम की बात है, जनता का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। सिलेंडर के दाम की बात है, जनता का पेशेंस टेस्ट हो रहा है और लोगों को लगने लगा है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई उनसे। आप स्वतंत्र हो आपकी मत बनाने के लिए, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जनता की मत सर्वोपरि है। जनता ने मत दिया है 5 साल के लिए। लेकिन आपको लगता है कि लोग खुश हैं? पिछले 9 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम जो सबसे ज्यादा बढ़े वो आपकी सरकार आ जाने के बाद बढ़े और आपको लग रहा है लोग उससे खुश हैं? आप किस प्रकार के तथ्य रखते हो सामने, मैं कह नहीं सकता हूं। पेट्रोल प्रोडक्ट की दाम और डीजल की दाम और विशेष करके जो सामान्य व्यक्ति की इस सरकार आने के बाद हम लोगों ने चेष्टा किया है कि भाई सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में बोझ ना बढ़े। जिस प्रकार की अर्थनीति हमको विरासत में मिली, ये बहुत चिंताजनक स्थिति में हमको जवाबदेही हमको मिला है। खजाना खाली है, दिवालिया पिट चुका था, उसके उपरांत हमको लोगों ने एक आक्रोश के साथ किसी को निकाला और हम पे भरोसा किया है। सामान्य लोगों की जो 2 विषय की ज्यादा संपर्क है, सिलेंडर गैस घरेलू और केरोसिन। इस सरकार आने के बाद तमाम इराक जैसे क्राइसिस के बाद हमने एक नया पैसा भी उसमें बढ़ने नहीं दिया। लेकिन एक बड़ी चीज यह है कि इराक जैसा क्राइसिस बार बार हम सुन रहे हैं, जिस दिन से हुआ तब से सुन रहे हैं। युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध नहीं है, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। उसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि सरकार इराक जैसा क्राइसिस कह के उसकी आड़ में बचने की कोशिश कर रही है? देखो ये जबकि सरकार, ये वो सरकार है जो विपक्ष में थे लोग तो यूपीए सरकार के फैसलों का विरोध करते थे। जब जब दाम बढ़ता था यूपीए सरकार से कहते थे कि आप कंपनियों के नाम का आड़ ले लेते हैं कि कंपनियां फैसला करती हैं, हम नहीं करते। अब जब आप सरकार में हैं तो आप भी वही करते हैं। फिर आपकी विवेक को आप पे छोड़ देता हूं। प्रजातंत्र में हम आलोचना को घबराते नहीं है, लेकिन ये एक तरफा आलोचना है, ये सत्य नहीं है, सत्य से परे है। इराक जैसे नहीं, इराक सबके सामने है। हमने शुरू के दिनों में कहा कि कोई घबराने की कोई कारण नहीं है। तेल की उपलब्धता पे कभी कटौती नहीं है। इसके बावजूद हमने गैस प्राइस नहीं बढ़ाया। ये इस पे आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो। हमने तमाम दबाव के बाद हम डीजल की जो पिछले 17 महीने में 50 पैसा बढ़ रहा था, उस पे हम 3.5 रुपया नुकसान के बाद भी हमने नहीं बढ़ाया। और 2006 से पेट्रोल मार्केट से लिंक्ड है, बाजार व्यवस्था से लिंक है। वो कभी कभी घटता है, कभी कभी बढ़ता है। इराक ना होता तो पेट्रोल इस बार घटती, हमने कहां बढ़ाया। लेकिन धर्मेंद्र जी, एक चीज तो आप मानेंगे ना कि जब घटता है तो लोगों को कम महसूस होता है, जब बढ़ता है तो लोगों को ज्यादा महसूस। बढ़ा कहां, मैं बता रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ लिंक्ड है डॉलर की मुद्रा। क्या आप ये नहीं मानेंगे जब मोदी जी शासन में आए, जिस प्रकार की अर्थनीति भारत में था, उसके बावजूद भारतीय मुद्रा की ताकत बढ़ी? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी पिछले 2 दिन में राहत की बात आई है? थोड़ा ऑयल प्राइस में स्टेबिलिटी आई है, ये राहत की बात है। लेकिन क्या पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में क्रूड ऑयल की प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आई थी? क्या विश्व भर का सिर्फ भारत की विषय था क्या? ये तो विश्व भर की चुनौती था। इसलिए आप इसको भारत के अंदर सीमित कर दो, जबकि हमने रेट नहीं बढ़ाया। सिलेंडर की रेट नहीं बढ़ी, केरोसिन की रेट 1 नया पैसा भी नहीं बढ़ी। आप कह रहे हो बढ़ रहा है, ये आप जानो, आपकी समीक्षा जाने। लेकिन एक चीज है ना, क्या आप ये वादा कर सकते हैं लोगों से कि ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रही है वो अगर बदलती है आने वाले कुछ दिनों में तो तेल के दाम उनको कम होते हुए देखेंगे? देखो निश्चित रूप से, देखो निश्चित रूप से, ये मैंने कहा ना, आपको आप किस समझ से बताते हो, आप बड़े तज्ञ पत्रकार हो, आप जानो। हम तो सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता जितने हमारी समझ में है, हम ये कह रहे हैं बाजार भाव से लिंक्ड है। जब अंतर्राष्ट्रीय
आप सुनिए तो सही पहले। हम इस समझ से बताते हैं कि हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहां जो दाम लिखा होता है उसके आधार पर हम तय करते हैं पिछले सप्ताह से ज्यादा है या कम है, या 2 सप्ताह में ज्यादा हुआ या कम हुआ, या 1 महीने में ज्यादा हुआ या कम हुआ है। 2006 से ये चीज आप जानते हैं कि ₹1.69 3 दिन पहले पेट्रोल के दाम बढ़े, इसको आप मना नहीं कर सकते। 2006 से इस प्रकार की बाजार के साथ ये लिंक्ड है, कभी कभी बढ़ता है कभी कभी घटता है। मैं आपको पूरा जवाब दे के साथ कहा, अगर इराक ना होता इसी महीने में पेट्रोल घटता, बाकी तीनों में बढ़ी नहीं। फिर आप कुछ पूर्वाग्रह से पूछते हो तो आप जानो। मेरा पूर्वाग्रह नहीं है, मेरा सिर्फ इतना आग्रह है। मैं तो तथ्य कह रहा हूं आपके सामने। जनता अगर ये चाह रही है कि उसको इस चीज पर राहत मिले, आज की तारीख में अगर एक परिस्थिति है, वो परिस्थिति हटने के बाद क्या आप ये वादा करते हैं कि स्थिति बेहतर होते ही पेट्रोल के दाम उनको कम आते हुए भी दिखेंगे? देखो मैं तथ्य आपके सामने कह रहा हूं। मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूं, उससे कुछ मिनट पहले एक खबर ये भी आई है कि सीसीपीए को ऑयल मिनिस्ट्री एक प्रस्ताव रखने वाली है कि किरीट पारेख कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उनको मानने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जाए। और उसमें रिकमेंडेशंस ये थे कि 4 से 5 रुपए केरोसिन महंगा किया जाए, 250 रुपए कम से कम सिलेंडर महंगा कर दिया जाए, और डीजल के दाम को लेकर जो यूपीए की एक पॉलिसी थी कि 50 पैसे हर महीने उसके दाम बढ़ते रहने दिए जाएं, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाती चीजें, कंपनियों का नुकसान कम नहीं हो जाता, वो बढ़ते रहने दिया जाए। ऐसा कोई प्रस्ताव हमारी विभाग सीसीपीए को नहीं भेज रही है। आप खारिज कर रहे हैं इस चीज को पूरी मैं तरह? कह रहा हूं, मैं जवाबदेही के साथ कह रहा हूं। ऐसे ये स्पेकुलेटिव आप चीजों को, मनगढ़ंत बातों को आप चला सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं ऐसा कोई प्रस्ताव हमारी विभाग से नहीं है। ठीक, सरकार पर सब्सिडी का बोझ है, इसको सब मानते हैं, लेकिन क्या आपकी सरकार जो पहले कहती रही सत्ता में आने से पहले कि हम एक नई फ्यूल पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं, वो फ्यूल पॉलिसी इस बजट के आसपास या बजट के दौरान हमको देखने को मिल सकती है? देखो, सरकार अभी काम शुरू किया है। एक चुनौती हमारे सामने है, इस देश में एक डाइकोटोमी है। एक तरफ देश की इंपोर्ट बिल को घटाना है, दूसरी ओर सब्सिडी बर्डन को कैसे सामना करना है। ये एक अंतर्विरोध की विषय है, ये चुनौती है सरकार के सामने। हम सारा विषय को संज्ञान में लेते हुए कैसे उसकी घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ाना, उसको कैसे उसमें निवेश कैसे ज्यादा लाना जिसमें उत्पादन बढ़े, ये कैसे ये सेक्टर डी रिस्किंग कैसे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। दूसरे ओर सब्सिडी बर्डन कैसे हम उसमें किस प्रकार की इनोवेटिव रास्ता निकाल सकते हैं, लोगों के ऊपर बोझा ना बढ़ देते हुए, लोगों को कम कष्ट देते हुए, कष्ट ना देते हुए हम कैसे उसको संभालेंगे, ये चुनौती सरकार के सामने है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके रास्ता भी हम ढूंढ निकालेंगे। कोई फॉर्मूला अभी तक पहुंच नहीं पाई सरकार इस पर? देखो, आप 100 दिनों के अंदर आप, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 घंटे में आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हो। ऐसे प्रजातंत्र में जनता ने, जनार्दन होती है, वो मालिक होते हैं, उन्होंने हमको भरोसा किया है, आप भी भरोसा करिए। तो आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार क्यों नहीं है कि अब आप विपक्ष से सरकार में आ गए? हम बिल्कुल आपसे ही सवाल पूछेंगे, चाहे 30 दिन हो, चाहे 30 घंटे हो, चाहे 30 महीने हो, सवाल अब लोग आप ही से करेंगे। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, लेकिन उसकी सारे विषय को हम अपने जवाबदेही के, हमारी जो जिम्मेवारी उसमें हम भाग नहीं रहे। हम बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आप फॉर्मूला आया, फॉर्मूला नहीं आया, फॉर्मूला नहीं सूझा, ये आपकी विवेक पे हम छोड़ते हैं। चलिए, लेकिन मैं एक फॉर्मूले के बारे में आपसे पूछता हूं। जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार के दौरान गोवा ने एक मॉडल पेश किया पूरे देश के सामने, और आप लोगों ने उसका खूब प्रचार भी किया कि देखिए हमारा गोवा मॉडल है। आप ही के बाकी राज्य उस मॉडल को मानने को बहुत ज्यादा तैयार नहीं हुए। कुछ ने कुछ हद तक कोशिश की, कुछ ने पूरी तरह से उससे हाथ खड़े कर दिए कि हमारे लिए संभव नहीं है। क्या अब जब आपकी सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, आपके ऊपर कोई गठबंधन की मजबूरी नहीं है, आपको किसी से इजाजत नहीं लेनी है बाहर से, दूसरी पार्टी से, वहां हम देश के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला देख सकते हैं जहां वो सारे टैक्स जिनकी वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है आम आदमी के पास आते आते, वो हट जाएं, या उसका कुछ रास्ता निकल आए? फिर उसकी मैं उत्तर दूंगा, आप नाराज हो जाएंगे। मैं पहले से कह देता हूं, ये संघीय व्यवस्था है, प्रदेशों की अपनी अपनी टैक्स रिजिम है। केंद्र सरकार की एक यूनिफॉर्म टैक्स रिजिम रहती है। सिर्फ ये जो पेट्रोल प्रोडक्ट की, कोई डीजल हो, पेट्रोल की हो, दाम सिर्फ केंद्र सरकार की टैक्स रिजिम के कारण नहीं बढ़ती है। गोवा ने अपना एक टैक्स रिजिम लगाया, अपनी अर्थनीति को ध्यान में रखते हुए। अलग प्रांतों ने अलग प्रकार की टैक्स रिजिम लगाया। अभी उड़ीसा की बजट है, वहां की सरकार ने उसमें से ऑयल, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बढ़ाई। भारत सरकार ये कोशिश करे कि एक प्रकार की यूनिफॉर्म टैक्स प्रैक्टिस रहे, कमोबेशी, लेकिन ये राज्य के अधिकार है, किस राज्य में अपने कंज्यूमर को कितनी टैक्स लगाएंगे, सेल टैक्स लगाएंगे, राज्यों के अधिकार है। ये भारत संघीय व्यवस्था की देश है। संघीय व्यवस्था में हम राज्यों के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम बातचीत कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। वित्त मंत्री जो उस काम पे लगे हैं,
कि एक यूनिफॉर्मिटी बने, लेकिन किस राज्य में कितनी महंगी, कि आप दिल्ली की रेट हरियाणा के रेट में फर्क है कि यही नहीं है। भारत सरकार तो एक ही रेट पे सबको देती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो एक ही रेट पे सबको देती है। यूपी की रेट अलग क्यों, बिहार की रेट अलग क्यों, दिल्ली की रेट अलग क्यों, हरियाणा की रेट अलग क्यों? क्योंकि वहां संबंधित राज्य सरकार अपने अपने कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। ये राज्यों के अधिकार के विषय है, इसलिए राज्यों में एक सहमति बने, देश भर में कंज्यूमर को अपना एक रिजिम मिले, ये कोशिश है, लेकिन ये राज्यों के अधिकार है। क्योंकि बजट सामने है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय का प्लान क्या है? मोदी के विजन को साथ में लेकर चलते हुए बजट में हम क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये एक विभाग है जिसकी निजी बजट नहीं होती है। ये एक पीएसयू ड्रिवेन मिनिस्ट्री है, ये एक पॉलिसी ड्रिवेन मिनिस्ट्री है। हम सरकार से, हमारी कंपनी सरकार को खजाना में, सरकार के खजाने में पैसा भरता है, रेवेन्यू बढ़ाता है। एक जिम्मेवारी हमारी ऊपर है कि जो देश की 80%, 75 से 80% जो इंपोर्ट करना पड़ता है, इसमें हमको वैदेशिक मुद्रा भंडार को व्यवस्थित रखना या उसको भारी करना, यह भी जवाबदेही हमारी ऊपर है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कुल मिला के देश की व्यापक अर्थनीति के तहत, बड़ा कैनवास के तहत हम ज्यादा सरकारी खजाना पे पैसा भरे इस विभाग की पहल से, और कम पैसा, कम वैदेशिक मुद्रा खर्चा करवाए सरकार की, ये हमारी रणनीति रहेगी। एक बड़ी चीज यह है कि मैं वापस घुमाकर आपको ला रहा हूं उस चीज पर। चीन जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल यूजर है। चीन का भी सिस्टम लगभग ऐसा ही है कि हर 10 दिन में ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस के हिसाब से वो अपने दाम को एडजस्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में ये सिस्टम लाया तो इसलिए गया था कि लोगों को कभी कभी मुश्किल लगे तो कभी कभी राहत भी मिले, लेकिन कंपनियों ने इसकी आड़ लेकर इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया? ये एक विषय देखो कई दिनों से पब्लिक डोमेन में है, हम भी उसको अनुध्यान कर रहे हैं। कुछ संवैधानिक संस्था ने कुछ विषय कहा है, इस प्रकार की बात भी सामने आ रही है। इसको और गहराई से समझना पड़ेगा, एक पारदर्शी व्यवस्था उसके अंदर खड़ी करनी पड़ेगी। और चीन की जहां तक बात है, चीन और भारत की मार्केट की तुलना मत करिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, एक आरोप लगातार जो आपकी सरकार पर लगता रहा है, वो चाहे आप विपक्ष में थे उस वक्त आपकी पार्टी को लेकर लगा, चाहे आप सत्ता में आ गए तो आपकी सरकार पर लगा कि ये कॉर्पोरेट फ्रेंडली सरकार है। और एक तरीके का माहौल बनाया गया गैस प्राइसिंग के मामले को लेकर, खासतौर पर कि इस मामले में ये सरकार कॉर्पोरेट को ही फायदा पहुंचाएगी, आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएगी। हम ये चाहते हैं सरल शब्दों में, पेट्रोलियम मंत्री होने के नाते आप पहले तो देश के लोगों को ये बताएं कि अगर रिलायंस के लिए गैस का दाम $8, $8.5 या $6 या $4 कुछ भी रखा जाता है, वो आम आदमी को कैसे अफेक्ट करेगा, या करेगा भी नहीं करेगा? जिस विषय को, जिस प्रश्न गैस प्राइसिंग के बारे में जिसको आप उल्लेख कर रहे हैं, इस विषय पे कैबिनेट ने बहुत सोच समझ के साथ ये निर्णय किया है कि जो फॉर्मूला बनाया गया था पिछले सरकार में, ये फॉर्मूला जनहित में है कि नहीं है, इसकी कई प्रश्न उठ रहा है। उस फॉर्मूला और उसके संलग्न सारा विषय को भारत सरकार आने वाले 3 महीने में पुनर्विचार करेगी। ये स्पष्ट शब्द में ये कैबिनेट की निर्णय है। इसका मतलब हम ये समझें कि रिलायंस अगर लगातार इस बात का दबाव डाल रही है कि हमें गैस प्राइस ज्यादा चाहिए, अगर आप चाहते हैं इसमें निवेश बेहतर तरीके से हो, इस दिशा में और काम हो सके, तो इसके बावजूद सरकार एक फेस ऑफ के लिए या आर पार की स्थिति के लिए तैयार है कंपनी? हम भारत की संविधान की, भारत की रूल बुक की कस्टडियन है, ट्रस्टी है। हम सिपाही है, इसलिए सिपाही कभी फेसअप नहीं करता है, सिपाही रास्ता निकालता है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी ऑफशोर कंपनियां जो हैं, वो लगातार ये भी कहती रही हैं कि पेट्रोलियम सब्सिडी में भी साझेदारी करनी पड़ती है, और ऐसे में इन कंपनियों के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, ये पुरानी बात होगी। अभी सारे फैसला के साथ ओएनजीसी, ऑयल इंडिया सारे सरकार के फैसले के साथ है, उसमें कोई गलतफहमी और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और एक राज्यों की, जहां तक हमने पहले बात की कि टैक्स को लेकर सरकार अपनी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाती? बहुत सारे राज्य ये कहते हैं कि आप हमसे कहते रहते हैं टैक्स घटा दीजिए, लेकिन खुद केंद्र सरकार अपने स्तर पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाती। क्या हम आपसे कोई ऐसे क्रांतिकारी कदम की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, लोगों को पानी चाहिए, पीने की पानी चाहिए, लोगों के घर में बिजली चाहिए, गरीब बच्चों को शिक्षा चाहिए, गांव में रास्ता चाहिए। इसीलिए तो टैक्स रिजिम है इस देश में। लेकिन ये बोझिला ना हो, ये लोगों को दिक्कत ना दे, लोगों को परेशानी में ना ले। लेकिन आप इस वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी राज्य में और विश्व भर में कोई एकदम जीरो टैक्सिंग का देश है क्या? लेकिन ये कष्टकारी ना हो, अत्याचार उसमें ना बढ़े,
इसकी व्यवस्था खड़ा करनी पड़ेगी, लोगों के सुविधा के लिए खड़ा करनी हम ये पड़ेगी। माने कि जो नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन में ही शुरू के एक मंत्र दे दिया था कि आपको अच्छे दिन देखने हैं तो कुछ दिन कड़वी गोली खानी पड़ेगी, आप सब लोग वो कड़वी गोली लेकर तैयार बैठे हैं। नहीं, कई देखो, ये आपकी शब्दों की खेल है, आप उसको एक दृश्य मैं देखता हूँ। ये तो नरेंद्र मोदी जी के भाई, हमने नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा था कि मैं ग्लास को भरा हुआ दिखता हूं, आधा पानी से आधा एयर से। आपकी दृष्टि से अगर उसको आधा खाली दिखता है तो मैं आपको कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा हूं, आप स्वतंत्र हो देखने के लिए। एक आखिरी सवाल बस मेरा, क्योंकि गेल हादसे को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, इस चीज को लेकर यह भी कहा गया कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर इस दिशा में आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। सेफ्टी को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? देखो, इस एक दुखद घटना हुई आंध्र में, हम उसके बाद एक मंत्रालय के अंदर हम एक प्रक्रिया शुरू की है, एक पहल शुरू की है। पहले से कुछ दिनों से इस मंत्रालय में एक बात चली थी, संबंधित मंत्रालयों से हमारी संवाद जारी है कि क्या हम एक ओवरआर्किंग एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाएं, एक विधेयक लाए जिसमें इस सारा विषय को सोचा जा सके। इसीलिए हमारी प्राथमिकता में एक ऑयल गैस सेक्टर की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बने, उसके लिए विधेयक आए, उसकी एक तैयारी हम कर रहे हैं। तो ये थे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो ये वादा तो नहीं कर रहे कि बजट के साथ आपको कोई बहुत बड़ा कोई क्रांतिकारी कदम देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात का यकीन जरूर दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जिन अच्छे दिनों के प्रॉमिस के साथ सत्ता में आए हैं, उन अच्छे दिनों की तरफ बढ़ने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है और उस रास्ते पर अगर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि देश उनका साथ देगा।